जितने भी आपके रिश्तेदार है ना, सबसे पहले यही आपको नजर लगाएंगे। अगर 1 मिनट के अंदर वो नींबू फट गया तो इसका मतलब आपको नजर लगी हुई। पितृदोष क्या होता है? एबॉर्शन करवाया, पितृदोष आपको मिलेगा ही मिलेगा। शिव जी ने ब्रह्मा जी का मुख काट दिया। क्रिस्टल्स आपको लिटरली बर्बाद कर सकते हैं। वो आपको कह रहा है छोड़ना यार इसको, आ जाए दारू पीते हैं, छोड़ना यार इसको, चल धुआं वुआं उड़ाते हैं। रातों रात तरक्की बैंक लूटने से ही मिलती है। हुक्का पीना या आजकल यंगस्टर्स ने इलेक्ट्रिक वेप स्टार्ट कर दिया है करना, वो भी उनका राहु इफेक्ट कर रहा होगा। बर्बाद कर देगा राहु उनको। सर, हमारा जो शरीर है, जो हमारी बॉडी है, उसका वास्तु के साथ क्या कनेक्शन है? फिजिकल बॉडी का? यस। देखो, जो वास्तु पुरुष होते हैं ना, उनकी जो फिगर है, उनकी जो आकृति है, वो एक ह्यूमन बॉडी की तरह ही होती है। ठीक है। वास्तु पुरुष का सर जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट में होता है, पैर उनके साउथ वेस्ट में होते हैं। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक की जो लाइन होती है वो उनकी बैकबोन है। राइट एल्बो, राइट नी साउथ ईस्ट के अंदर आता है, लेफ्ट एल्बो, लेफ्ट नी नॉर्थ वेस्ट के अंदर आता है। इस तरीके से पूरा एक चक्र बनता है। जो वो वास्तु पुरुष की आकृति है जो ह्यूमन बॉडी को रिप्रेजेंट करती है, वो आपकी फिजिकल आउटर लेवल की बॉडी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। प्लस आपकी बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स वास्तु में डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस कौन सी? जैसे फॉर एग्जांपल लीवर है, वो है ईस्ट साउथ ईस्ट। किडनी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। हार्ट साउथ वेस्ट, लंग्स वेस्ट साउथ वेस्ट, पैनक्रियास अगेन ईस्ट साउथ ईस्ट, ब्लैडर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, गॉल ब्लैडर जो पित्त की थैली है साउथ ईस्ट। ऐसे मल्टीपल ऑर्गन्स हैं। आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जहां पे फूड या वेस्ट स्टोर होता है, नॉर्थ वेस्ट की दिशा है ना। मल्टीपल ऑर्गन्स के मल्टीपल जोन्स है इंटरनली, और एक्सटर्नली जो नॉर्थ ईस्ट वो पूरा वहां पे। अब मान लो अगर आप अपने घर के साउथ ईस्ट में कोई कील ठोक दो, जमीन से एग्जैक्ट 7 फीट के ऊपर अगर आप कील ठोक दो, या तो आपकी राइट एल्बो टूटेगी या आपका राइट घुटना टूटेगा 100%। नॉर्थ वेस्ट में अगर कोई भारी सामान रख दो, कील ठोक दो, तो लेफ्ट एल्बो या लेफ्ट घुटना टूटेगा, क्योंकि मर्म स्थान भेदित हो जाते हैं। जी सर। सर, घुटने का दर्द आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है हमारे एजेड लोगों के लिए, उसके लिए क्या रेमेडी है? सिंपल सी रेमेडी बताऊं। अभी मैंने आपको बताया कि राइट एल्बो राइट नी साउथ ईस्ट है, लेफ्ट एल्बो लेफ्ट नी नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है। अगर आपके लेफ्ट घुटने में दर्द है तो लेफ्ट घुटना आपके नॉर्थ वेस्ट में आता है। आप सिंपली पता है क्या करो, घुटने में दर्द पता है होता क्यों है? एजिड जो बड़े लोग हो, देखो इंजरी है तो एक अलग चीज है। 60-65 साल की बाद जो अर्थराइटिस बोलते हैं या जो भी कुछ बोलते हैं, ट्रांसप्लांट हो रहा है, नी ट्रांसप्लांट भी होते हैं लोगों के। वो दर्द बेसिकली होता क्यों है? घुटने की जो कैप है ना, उसके अंदर एक लिक्विड, एक फ्लूइड होता है जो ल्यूब्रिकेशन का काम करता है मूवमेंट के लिए। वो धीरे धीरे बनना बंद हो जाता है और सूख जाता है, उसकी लाइफ है ना। एक केस में गया था मैंने पहले भी बताया था, नॉर्थ वेस्ट में एक, मतलब मेरे छोटे भाई की शादी थी तो उसके शादी के कार्ड बांट रहे थे, तो एक नाना जी के समधी के यहाँ पे गया मैं। तो जैसे बाबा जी हो गए वो, तो बैठे थे वहां पे ना, मुझे नर्स वर्स दिखी चलती घर में। तो मैंने पूछ लिया उनसे, मैंने कहा जी नर्स वर्स कोई बीमार है घर में क्या है? कहते हैं हाँ बेटा, वो आपकी दादी को घुटना नी ट्रांसप्लांट हुआ है, वो उस कमरे में है, तो अभी इन्फेक्शन के चक्कर में ना हमें जाना नहीं है, तो नर्स रखी हुई है। अच्छा जी। तो उन्होंने ऐसे ही पूछा कि यार एक बार वास्तु में आप कुछ बता सकते हो नी ट्रांसप्लांट के लिए? मैंने कहा जी, मैं कहा ठीक है देख लेता हूँ। राइट, मैं कहा जी राइट है लेफ्ट है? कहते लेफ्ट घुटना है। मैंने आईडीएसए सेंटर में खड़े होकर कंपास से लेफ्ट घुटना यानी नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में उनके घर में एक दीवार पे बड़ा सा एक शोकेस टाइप का था और एक पॉट रखा बड़ा सा। तो मैंने कहा जी इसमें क्या है, मतलब बंद था वो ऊपर से। मैं कहा जी इसमें क्या है?
कहते यार इसमें ना किसी पंडित जी ने चावल स्टोर करके रखवाए थे। अक्षत। मैं कहा जी कितने टाइम पहले रखवाए थे? कह रहे 3 साल पहले। मैं कहा 3 साल पहले जब ये चावल स्टोर करके रखवाए थे उसके बाद नी मतलब ये नी की दिक्कत आई है? कह रहे दूसरी बार ट्रांसप्लांट हुआ और उसके बाद ही दिक्कत आई। कह रहे चावल रखने के 4-6 महीने के बाद दिक्कत आई, पहली बार ट्रांसप्लांट हुआ, अब ये दोबारा हो रहा है। मैं कहा जी प्रॉब्लम क्या आती है? कहते यार इनका ना घुटने का पानी सूख जाता है, डॉक्टर बोलता है इनका पानी सूख गया। वो बेसिकली पानी नहीं होता, वो ल्यूब्रिकेशन जो होता है ना वो सूख जाता है। चावल क्या करते हैं? सोख लेते, ड्राई करते हैं, सूख लेते हैं। तो मैंने बस वो हटवाया वहां से और मैंने कहा जी एक काम करो, एक सरसों के तेल की बोतल ले लो उसको यहाँ पे, क्योंकि सरसों के तेल की मालिश करने से ना शरीर स्ट्रांग होता है। तो सरसों के तेल की बोतल मैंने एक वहां उनके नॉर्थ वेस्ट में रखवा दी, ठीक हो गई। ठीक है, ये वीडियो मैंने बहुत पहले डाली थी और उसके बाद लोगों ने नॉर्थ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में सरसों की तेल की बोतल रख के घुटने ठीक कर लिए अपने। बहुत बढ़िया सर। सर हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं, बट आजकल ये कलयुग के समय में एक राहु बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, इनको बहुत इंपॉर्टेंस मिल रही है। और जबकि वो सोलर सिस्टम में है भी नहीं। हाँ जी, सोलर सिस्टम में है भी नहीं, शैडो का काम कर रहे हैं। सर इसके बारे में बताइए कि इनको ठीक कैसे रखा जाए, क्योंकि ये आजकल सबको ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरत हो गई है। देखो राहु बेसिकली क्या है? जब समुद्र मंथन में अमृत निकला ना तो देवता और असुर आपस में लड़ने लगे, ये कौन लेगा कौन लेगा। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके और वो अमृत अपने वश में ले लिया और डील ये हुई कि भाई दोनों में आधा आधा बांट देंगे। प्लानिंग क्या थी कि देवताओं में सारा खत्म करना है। एक राक्षस उसने क्या किया, वो देवताओं का भेष बना के देवताओं की लाइन में लग गया। जैसे ही उसने अमृत चखा, वो लास्ट था अमृत का, जैसे ही उसने चखा, अमृत चखते ही वो अपने ओरिजिनल रूप में आ गया। वो देखते थे ना पुराना, वो जैसी कुछ भी करा वो अपने रूप में हुआ करने लग जाते थे, वो वापस अपने रूप में आ गया। अब विष्णु भगवान को पता चल गया यार ये तो राक्षस ने चख लिया। विष्णु भगवान ने क्या किया, अपने सुदर्शन चक्र से उस पर प्रहार किया। उसका सर जो कि राहु है, उसका धर जो कि केतु है, वो इतनी दूर गए कि धरती पे गिरे ही नहीं, धरती के चक्कर लगाने लगे। ठीक है, तो ऐसे 2 प्लैनेट्स का जन्म हुआ, राहु और केतु। हमारे जो पूर्वज ज्योतिषी थे उन्होंने राहु केतु को इतनी इंपॉर्टेंस दी है, वो कहते हैं कि भाई सारे प्लैनेट एक तरफ, राहु एक तरफ, बदमाश है, गुंडे हैं, ये राक्षस प्लैनेट है ना, बेसिकली तो राक्षस के ही 2 रूप है ना जी। अब राहु केतु क्या करते हैं, अपना खुद का रिजल्ट तो देंगे ही देंगे जन्म पत्री में, जिसको देख रहे हैं उसका भी देंगे, जो इनको देख रहा है उसका भी देंगे, जो इनके बगल में चल रहा है राइट में उनका भी देंगे, जो लेफ्ट में उनका। एस्पेक्ट भी, कंजंक्शन भी, दृष्टियां भी, सबको उठा लेते हैं। तो ये मल्टीपल इफेक्ट्स देते हैं। जब राहु केतु दशा में जब एक्टिव होते हैं ना रिजल्ट वगैरह में, तो ये मल्टीपल टाइप के रिजल्ट देते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं सिर्फ राहु की, तो राहु क्या है, सर वाला पोर्शन, हेड पार्ट, लेकिन उस पर धर है ही नहीं। मतलब कि वो प्लानिंग प्लॉटिंग तो कर सकता है लेकिन एग्जीक्यूशन 0 है, चल के नहीं जा सकता, कुछ कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि हाथ पैर है ही नहीं। और केतु की बात करें तो केतु क्या है, सर है नहीं, दिमाग है नहीं, खाली शरीर है। तो केतु क्या करता है, कर देता है, करने के बाद पता चलता है भाई ये क्या कर दिया। वो बिना सोचे समझे करता है, जो भी करता है कर देगा, करने के बाद पता चलेगा अबे भाई ये क्या कर दिया। ठीक है, राहु क्या है, आपके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा। मतलब क्या है, आप कोई काम कर रहे हो, आपका फोकस एक काम में, आप कोई काम कर रहे हो, राहु क्या करेगा, उस पर शरीर तो है नहीं लेकिन वो आपके दिमाग को तो काबू कर सकता है ना। वो आपको कह रहा है छोड़ना यार इसको, आ जाए दारू पीते, छोड़ना यार इसको, चल धुआं उड़ाते हैं, छोड़ना यार इसको,
दोस्त यार आ गए, चल क्लब चलते हैं, पार्टी करने चलते हैं। अब क्योंकि वो राक्षस प्रवृत्ति का है। आप दो लोगों को इमेजिन करो, एक जो बहुत सीधा साधा व्यक्ति है, घर का खाना खाता है, ममाज बॉय, बेबी बॉय, सब कुछ वही है ना, तमीज से रहता है, सात्विक जीवन जी रहा है, सारे बढ़िया काम कर रहा है, स्पिरिचुअल है, पूजा पाठ करता है। और एक वो है जो नास्तिक है, ठीक है, मांस मदिरा का सेवन करता है, अय्याशी करता है, गलत काम करता है सारे, वो है। दो तरीके के हैं। अब राहु तो है ही ना राक्षस, तो राक्षस का ही तो दिमाग है वो, है ना, एक असुर का दिमाग है ना वो, तो उसका दिमाग सारा दिन किस चीज में चलेगा? नेगेटिव कामों में। तो राहु बेसिकली आपको डिस्ट्रैक्ट करने का काम करता है, ठीक है। आपकी जन्मपत्री में जिस भी भाव में राहु होगा, जिस भी हाउस में राहु होगा, उस हाउस से जुड़ा कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल काम आप जरूर करते मिलोगे, ठीक है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा तो होगा। इसलिए राहु को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अगर आप अपने राहु को कंट्रोल कर लो तो एक तो आप सारी डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हो, आपको लाइफ में किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती, आपका फोकस ठीक रहता है, आप अपने गोल की तरफ बढ़ते रहते हैं। आजकल इंटरनेट पे बहुत लोगों ने ये मतलब कोहराम मचा रखा है कि राहु आपको रातों रात तरक्की दिलवा देगा। रातों रात तरक्की बैंक लूटने से ही मिलती है जी। रातों रात तरक्की कोई उल्टे सीधे काम करने से ही मिलती है, सीधा काम करके कभी भी नहीं मिलती। तो वो ये बताना भूल जाते हैं कि राहु के उपाय अगर आपने उल्टे सीधे कर लिए तो आप किसी ऐसे दलदल में फंस सकते हो जहां से निकलना मुश्किल है, ठीक है। और मैं आपको राहु की एक सिंपल सी रेमेडी बता देता हूं। राहु, केतु, शनि, इन तीनों को काबू करने के लिए एक ही देवता, एक ही भगवान, कौन? बजरंग बली। कौन है? बजरंग बली, ठीक है। आपको रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना है। देखो, शनिदेव जो है, शनि भगवान ने तो हनुमान जी को ये आशीर्वाद, ये वरदान दिया ही हुआ है, क्योंकि वो जब रावण ने उनको कैद कर लिया था तो हनुमान जी ने छुड़ाया था। मेघनाथ के टाइम पे उन्होंने अपनी दृष्टि बदल ली थी, मेघनाथ के बर्थ के टाइम पे, तो रावण ने उनको कैद कर दिया, तो हनुमान जी ने जाके उनको छुड़वाया था। तो शनि देव ने बजरंग बली को ये वरदान दिया था कि कोई भी व्यक्ति जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, बजरंग बली का आचरण करेगा, बजरंग बली की पूजा करेगा, उसको कभी भी शनि के नेगेटिव दृष्टि के इफेक्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो शनिदेव की तो वैसे ही कृपा है बजरंग बली के भक्तों पे। दूसरा जो राहु केतु है, या दुनिया में जितने भी असुर हैं, ये बजरंग बली के पास आने से भी डरते हैं, क्योंकि इनको पता है कि बजरंग बली जो है ना, वो मारेंगे 10 और गिनेंगे 1, ठीक है। और दर्द इतना होगा कि आवाज भी नहीं निकलेगी। तो इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करो, मंगलवार को हनुमान जी पे चोला चढ़ाओ जाके, आपका राहु वाहु जो भी कुछ खराब है ना, वो सब दूर हो जाएगा। दूसरा, कोई भी काम करने से पहले, राहु बेसिकली आपके दिमाग को कंट्रोल करना है ना, आप अपने दिमाग को कर लो ना कंट्रोल। कोई भी गलत काम करने से पहले एक बार उसको दोबारा चेक कर लो। गलत संगति हम ही तो चुनते हैं ना, मत जाओ ना ऐसे दोस्तों के पास जो गलत काम में इन्वॉल्व है, या रोज गलत काम मत जाओ। सीधा मुंह पे बोलो उनको कि भाई मेरे को तेरे से रखनी नहीं दोस्ती, अपनी ऐसी तैसी करा, खत्म बात, है ना। मैं दारू पीने को गलत नहीं बोलता, कोई भी काम आप करो सब ओके है, सही, लाइफ मजे लेने के लिए है, एंजॉय करो। लेकिन अगर दारू आपको पी रही है तो आप गलत ट्रैक पे हो। जब तक आप उसको पी रहे हो आप बढ़िया मजे कर रहे हो, सारी दुनिया पीती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन वो आपको ना पिए ना। राहु को क्या करेगा, वो आपको इतना एडिक्ट बना देगा, इतना एडिक्ट बना देगा कि दारू आपको पीना चालू कर देगी। तो कोई भी काम जो एडिक्शन वाला है वो नहीं करना,
वो राहु करवाता है उल्टे सीधे का। सर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं जिनसे खराब राहु के लक्षण देखने को मिलते हैं, या किसी पर्सन के राहु के इफेक्ट्स देखने को मिले कि इसका राहु खराब है? अगर आप किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, किसी भी चीज की एडिक्शन अगर आपने पाल रखी है। अब एक व्यक्ति कहता है कि जी मैं तो ना सिगरेट पीता ना मैं शराब पीता, तो मेरे को तो किसी प्रकार की कोई एडिक्शन नहीं है, ठीक है। चाय पीता है, कॉफी पीता है, ऐसा है आपके साथ के अगर आपको 4 बजे शाम को चाय ना मिले तो 5 बजे आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अगर आप सुबह कॉफी ना पियो तो आपकी आंख ही नहीं खुलेगी। ये राहु ने जकड़ रखा है आपको। मेरे साथ था ऐसा बहुत सालों पहले, मतलब आप लगा लो 2011 में मैं आया था वास्तु में, और 12 में मैंने चाय छोड़ दी थी, चाय कॉफ़ी छोड़ दी थी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता था बचपन से। घर में क्या होता था, शाम को जब स्कूल से आए, स्कूल से आके खाना खाया, सो गए, 4 बजे ट्यूशन होती थी, तो नींद आ रही होती थी, मम्मी चाय पिला देती थी। अब वो चाय की ऐसी एडिक्शन हुई कि अगर 5 बज गए और चाय नहीं पीना तो सर में दर्द। तो मैंने कहा तो बड़ा बेकार सिस्टम है, छोड़ो इसको। तो मैंने छोड़ी। तो क्या आपको चाय की एडिक्शन है? आपको कॉफ़ी की एडिक्शन है? आप 24 घंटे फ़ोन चलाते हो, टेक्नोलॉजी एडिक्ट हो, देर रील पे रील स्क्रॉल कर रहे हो? अगर ऐसा है, आपको कोई गेमिंग एडिक्शन है, 24 घंटे आप गेम में लगे रहते हो, हैं? मान लो आप स्टॉक मार्केट का काम कर रहे हो। मैं एक क्लाइंट के साथ था, गाड़ी में हम जा रहे थे, वो बात मेरे से कर रहे हैं, नजर उनकी ऐसे फोन में है, मैं साइड में बैठा हूं गाड़ी में, बोल रहे हैं और बार बार ऐसे ना स्क्रीन रिफ्रेश करे, नीचे करके नीचे करके नीचे करके नीचे करके नीचे। अब वो लाल हरा उसमें होता नजर आ रहा था, तो मैं समझ तो गया था कि कुछ ना कुछ स्टॉक मार्केट में इन्होंने कुछ ना कुछ कर रखा है। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा भाई साहब 60 सेकंड्स के लिए ये फोन छोड़ सकते हो आप? तो उनको लगा कि मैं ऑफेंड तो नहीं हो गया कि वो मेरे मतलब, अरे भाई साहब बंद करके उन्होंने गाड़ी के उसमें डाल दिया और ऐसे मुड़ के, अरे भाई साहब सॉरी। मैं कहा नहीं नहीं भाई साहब, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरे से तो आप बात करोगे तो मेरे को ही सवालों के जवाब आपके देने पड़ेंगे ना। 2 घंटे का रास्ता, मेरे तो सोना चाहता हूं, मेरे को तो बस आपसे ना जिज्ञासा हो रही है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। बोले जी क्या क्वेश्चन पूछना चाहते? जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं ना, उसकी नेटवर्थ अप्रोक्सीमेटली 1000 करोड़ प्लस होगी आज की डेट में, कम से कम। मैं कहा जी मेरे को ना आपसे क्वेश्चन पूछना है। कह रहे हाँ पूछो। मैं कहा जी स्टॉक मार्केट देख रहे थे आप? बोले हाँ। मैंने कहा आपने कितने पैसे लगा रखे हैं स्टॉक मार्केट में? कह रहे एक भी नहीं। मैं कहा जी 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ कुछ तो लगाया होगा? नहीं भाई साहब 0। तो मैंने कहा आप तो बार बार ऐसे क्या कर रहे हो? कह रहे कुछ नहीं, बस मार्केट देखता रहता हूं मैं। तो मैंने कहा जी मार्केट अगर आप देख रहे हो तो आपके कुछ प्लान्स होंगे कि कोई स्टॉक इतने रुपए पे आपको बाय करना है, या इतने पे कोई शॉर्ट सेल करना है, कोई कॉल पुट, कुछ तो होगा दिमाग में। कह रहे सर मैं ना दिमागी कैलकुलेशन करता रहता हूं। मैंने कहा जैसे एग्जाम्पल? कहते जी 1200 रुपए पे HDFC चल रहा था, ठीक है। मैंने सोचा कि 1200 रुपए पे HDFC चल रहा है, इसके 10-20 हजार शेयर ले लेता हूं। तो मैंने क्या किया, नोट पैड में 10,000 इंटू 1200 HDFC लिख दिए कि मैंने ले लिया, और मैंने लिए नहीं। कहते जी 15-20 दिन 1 महीने बाद HDFC का शेयर 800 रुपए पे आ गया, ठीक है। तो मैं मन में क्या सोच रहा हूं, 40 लाख का नुकसान हो गया। मैंने कहा अच्छा भाई साहब फिर आपने क्या किया? कह रहे मैंने 800 पे 20,000 खरीद लिए, अब वो फिर 1200 आ गया। मैंने कहा भाई साहब 80 लाख का प्रॉफिट हो गया आपको तो? कह रहे हाँ जी भाई साहब। ना चवन्नी गई ना चवन्नी आई, 40 लाख का नुकसान भी हो गया, और उस भाई ने 1 करोड़ 20 लाख का प्रॉफिट करके 40 लाख भी रिकवर कर लिए, 80 लाख घर में भी ले लिए अपने दिमाग में।
सब इमेजिनेशन। भाई मैं हिल गया, मैं लिटरली हिल गया। मैंने कहा ये आदमी 1000 करोड़ का हुआ कैसे? ऐसे क्या किस्मत है इसकी कि ये 1000 करोड़ का ऐसे क्या? मतलब चलो प्रॉपर्टी और उसमें इन्वेस्ट किया, वो बहुत ज्यादा ग्रो कर गई, रेंटल इनकम्स और वो सब, ठीक है। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये आप कितने टाइम से कर रहे हो? कह रहे पता नहीं भाई साहब, तो यही करता रहा तो सारा दिन, ठीक है। उनकी जन्म पत्री में राहु जो है ना, वो 8वें घर में बैठा है। 8वां घर किसको रिप्रेजेंट करता है? टेक्निकल एनालिसिस। 24 घंटे वो उनका दिमाग, ध्यान, ये ऐसा हो जाएगा, ये वैसा हो जाएगा, वैसा कर कुछ नहीं रहे। दिमाग किसमें? इसमें, ठीक है। अब आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, 6 महीने नहीं करेंगे, साल भर नहीं करेंगे। एक दिन आएगा जब राहु 8वें या 12वें घर में गोचर करेगा उनकी पत्री में, या 5वें घर में गोचर करेगा उनकी पत्री में, और वो राहु खा जाएगा, ऐसी तैसी करवा देगा उनकी, ऐसी तैसी करवा देगा उनकी, ठीक है। वो स्टॉक मार्केट में भाई मान लो एक व्यक्ति 1000 करोड़ का है, 1, 2, 5, 10 करोड़ कुछ है उसके लिए, पीनट्स है ना, लगा देगा, गए, फिर गया चलो कम में छूट गया, चलो कोई बात नहीं भाई साहब, ऐसा तो हो जाए, फर्क नहीं, लेकिन दिल तो दुखेगा ना, बिल्कुल दुखेगा। बस 100 रुपए भी गिर जाए तो दुखता है पूरे दिन। तो राहु यही इसी टाइप के पंगे करता है। राहु जिनका अच्छा है उनके लिए बहुत अच्छा है, और जिनका बुरा है उनके लिए बहुत बुरा है। बीच का सिस्टम नहीं है राहु का कि थोड़े मोड़े इफेक्ट देगा, या तो राजा बनाएगा, आपके दिमाग को कंट्रोल करके सही दिशा में लेके जाके, या तो राजा बनाएगा अगर कंट्रोल्ड है तो, या रंक बनाएगा, बस 2 ही काम करेगा। तो सर जैसे कि हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में और ऐसी कैसी चीजें देखते हैं जिनसे हमें खराब राहु के इफेक्ट्स देखते हैं? एडिक्शंस, ओनली एडिक्शंस। आपको फोन की एडिक्शन है, आपको बाहर खाना खाने जाना है, रोज आपको घूमने फिरने की एडिक्शन है, किसी भी टाइप की एनी एडिक्शन। लेडीज को मोमोज की एडिक्शन हो सकती है, ठीक है। और 24 घंटे नेगेटिव थॉट्स अगर आपके दिमाग में आते रहते हैं, बस। सर जैसे कि आजकल घरों में हुक्का पीना, या आजकल यंगस्टर्स ने इलेक्ट्रिक वेप स्टार्ट कर दिया है करना, तो वो भी उनका राहु इफेक्ट कर रहा होगा? बर्बाद कर देगा राहु उनको, लिटरली बर्बाद कर देगा। और आपको एक बात बताऊं, जब आप मान लो कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, उसने 1 सिगरेट पी, कितनी देर लगी उसको 1 सिगरेट पीने में? मतलब 2-4 मिनट, 5 मिनट, उसने फेंक दी। अब वो दूसरी कब जलाएगा? शायद 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, है ना। कोई चेन स्मोकर है, वो भी आधे घंटे का गैप तो वो लेगा ही ना। ऐसा तो है नहीं ना मुंह में लगा के सोता रहेगा वो, नहीं, थोड़ा तो गैप लेगा ना। हो सकता है इकट्ठी चलो 2 पी ले, पर आधे घंटे का गैप तो लेगा ना वो। आपने कभी हुक्का पीने वालों को देखना, वो मुंह में पाइप लगा के बैठ जाते हैं और उनकी हर सांस के साथ धुआं उनके अंदर जाता है। और साइंस क्या बोलती है, डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? 1 घंटे का हुक्के का सेशन इज इक्वल टू स्मोकिंग 400-500 सिगरेट। तो उसको आप हल्के में ले रहे हो। सिगरेट से भी कितना खतरनाक है वो, 500 गुना ज्यादा खतरनाक है सिगरेट से, 500 टाइम्स। और जो वेप है वो और भी खतरनाक है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस प्रकार का, वो तो वैसे ही प्योर राहु है, ठीक है। दूसरा, वो राहु का रिफाइंड वर्जन है। जैसे मान लो एक बंदा स्मोक करके कहीं जाए, किसी कमरे में जाए, तो सबको पता चलेगा यार ये स्मोक करके आया। तो घर में मान लो बच्चा जाता है, माँ बाप को पता चल जाएगा। उसका विकल्प उन्होंने क्या निकाला? वेपिंग, है ना। वैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, जो ये वेप्स है ना, ये आज से कई साल पहले इंडियन गवर्नमेंट में ही कोई थी लेडी, क्या नाम था मुझे उसका ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने इंट्रोड्यूस, मतलब उन्होंने अलाउ किया था टू
क्विट स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग क्विट करना चाहते हैं उनके लिए वेपिंग आई थी कि ये लोग वेपिंग करेंगे, इसमें निकोटीन की मात्रा को सेट कर देते हैं, कम हो जाती है और स्मोकिंग के जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो आपकी बॉडी में नहीं जाएंगे, प्लस वेपिंग की मदद से आप लोग निकोटीन को छोड़ सकते हो, सिगरेट छोड़ सकते हो। बट यंगस्टर्स के हाथ लग गया वो, उनको हो गया इजी कि भाई ये तो अपने कमरे में बैठ के फूंक लो, टॉयलेट में फूंक लो, इसकी ना कोई स्मेल है, ना इसके धुएं की स्मेल है, ना किसी को पता चल रहा है ना। तो ये इंडिया उनको पता चला कि तो बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव है, बंदा बैठा कहीं भी दूर देखा कोई नहीं देख रहा, फूंक लिया। तो ये तो हाई लेवल एडिक्टिव चीज थी। तो अब उन्होंने पूरे इंडिया में बैन है, बट मिलता तो सब जगह ही है, फोटोज में दिखता ही रहता है। तो वैसे इंडिया में अब ये बैन हो चुका क्योंकि ये बच्चों को बहुत एडिक्ट बना रहा है। बस यंगस्टर्स में बहुत जल्दी वायरल हुआ। हाँ। सर कुछों को लाइफ में सॉल्यूशंस ही नहीं मिलते, उन्हें पता ही नहीं चलता कि ऐसे ऑप्शंस हैं हमारे पास कि हम अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, बट किन्हीं को पता भी चल जाते हैं। मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अनलकी है जिन्हें पता चल चुके हैं बट वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। वो वास्तु जानते हैं कि आपसे करवा सकते हैं बट हो ही नहीं पा रहा। सर ये भी उनके कर्मों का ही खेल है कि उनके पास सामने सोल्यूशन रखा है पर वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। देखो मैं ना ऐसा भी देखा गया कि कंसल्टेंसी ले ली है और हाँ ऐसा सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं अपना खुद ही। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं डेस्टिनी और कर्मा इस पे बहुत ज्यादा मानता हूं, बहुत ज्यादा। कोई भी व्यक्ति आपके पास केवल तभी आ पाएगा जब उसकी डेस्टिनी में लिखा है, केवल तभी आ पाएगा, ठीक है। अगर वो आपके पास आ गया और आपने उसको सॉल्यूशंस दे दिए, अब वो उन सॉल्यूशंस को फॉलो ही नहीं कर रहा, ये भी उसकी डेस्टिनी में लिखा है। मान लो किसी एक अच्छे कर्म की वजह से वो आ गया, लेकिन कोई ऐसा बुरा कर्म उसने कर रखा है जिसकी वजह से वो चेंजेस ही नहीं कर पा रहा, हो ही नहीं पा रहे उससे, है ना। तो ये ना सारा डेस्टिनी का खेल है। बट आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपने कर्मों पे फोकस करना है, आपको फॉलो अप लेते रहने हैं। जिस भी क्लाइंट्स का वास्तु कर रहे हो आपको फॉलो अप लेते रहना है, चेंजेस की फोटोज मंगाते रहनी है, उनसे चेक करते रहना है चीज़ों को। बस आप अपने पार्ट पे, एग्जीक्यूशन पे आपको फोकस करना है। सर कितनी बड़ी बड़ी पूजाओं की प्लानिंग कर रखी होती है कि हम गया जाएंगे, ऐसी वाली पूजा कराएंगे, नारायणी कराएंगे, हरिद्वार जाएंगे, बट सर जाना ही नहीं हो पाता, ट्रैवलिंग नहीं हो पा रही है, टिकट्स ही नहीं बुक हो पा रही है, अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही जाने की, टाइम ही नहीं आ रहा। एक आपको ना किस्सा सुनाता हूँ। 2019 में, कोविड से पहले की बात है, 2019 में मेरे मामा का फ़ोन आया मेरे पास और कहते कि भाई तिरुपति बालाजी चलना है। तो मैंने कहा जी क्या, मतलब एकदम अर्जेंट अचानक से आपने बोला कि तिरुपति बालाजी चलना है, आप तो कहीं जाते वाते हो नहीं घूमने, तो ऐसा क्या क्या मन में आया। कहते यार मैं ना सफाई वफाई कर रहा था दिवाली की या कुछ तो भी, और कहते तेरे नाना जी की ना मुझे एक पोटली मिली है। नाना जी अपनी अर्निंग में से ना पोटली में मतलब बालाजी के पैसे अलग करते थे और पोटली में रखते थे, तो वो पोटली मुझे मिली है और वो पोटली वहाँ चढ़ा के आनी है। तो मैंने कहा जी उसमें जाने की क्या जरूरत है, आप पैसे कैलकुलेट कर लो टोटल कितना पैसा है। मैं कहा बालाजी की वेबसाइट पे हुंडी डोनेशन के अंदर उतना अमाउंट आप डाल दो, खत्म, ये पैसे अपना यूज कर लो। कहते नहीं यार मेरे को वहम होएगा, मैं यही पोटली चढ़ा के आता हूँ, आनी है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं कहा मैं आपको 10 मिनट में बताता हूँ। मैंने पापा को फ़ोन किया, मैं कहा जी ऐसे ऐसे मामा बोल रहे हैं, कह रहे जाओ अच्छी बात है, ठीक है। मैंने मामा को फ़ोन किया कि जी मैं चल तो लूँगा बालाजी, बट एक कंडीशन है, एक शर्त है। कहते अच्छा शर्त पे जाएगा, तू बता भाई क्या शर्त है। ठीक है, मैंने कहा जी हमें ना एक दिन एक्सटेंड करके चलना है, मतलब हमारा एक दिन फालतू लगेगा। बालाजी मंदिर से कुछ 1-1.5 घंटे की दूरी पे राहु केतु टेम्पल है, काला हस्ती टेम्पल बोलते हैं। मैं कहा जी मुझे ना उस टेम्पल में अपनी वाइफ की और इवान की, बेटे की, उस टाइम एक ही था दूसरा हुआ नहीं था,
तो मैं कहा जी हमें ना हम तीनों की एक पूजा करवानी है राहु केतु की, बेसिकली बेटे के लिए करानी थी वो। तो मैं कहा जी वो उसमें टाइम लगता है तो एक दिन फालतू लेके चलना पड़ेगा आपको, तभी चलूंगा मैं, वरना नहीं जाऊंगा मैं। मामा कहते ठीक है डन, तू बुकिंग्स वुकिंग्स कर ले, सब हो जाएगा। तो मैं कहा ठीक है जी, मैं पहले ना एक बार दर्शन की वो देख लेता हूँ अवेलेबिलिटी, उसके हिसाब से टिकट्स बुक होती हैं। तो मामा कह रहे कोई जरूरत नहीं है, वहां का जो पंडित है ना, वो वहां पे जैसे जो पंडे होते हैं, कह रहे भाई अपने एक बड़े क्लोज बड़े मित्र हैं अपने, और पूरी सेटिंग है, वीवीआईपी दर्शन होंगे, ये होगा वो होगा। तो मैं चलो जी आप कह रहे हो तो वीवीआईपी दर्शन हो जाएंगे, अच्छी बात है। अब मैंने फ्लाइट की टिकट होटल वोटल सब बुक कर दिया। अब क्या होता है, जैसे मान लो कल की फ्लाइट है, तो आज दोपहर में सुबह 11-12 बजे मामा का फोन आता है, यार वो जो मैं पंडित जी बता रहा था ना तेरे को तिरुपति बालाजी में, वो ना दिल्ली आए हुए हैं। तो मैंने कहा वो भी कल हमारे साथ चलेंगे, उनकी भी कराऊं टिकट? कह रहे नहीं वो तो मना कर रहे हैं कि मैं तो अभी जाऊंगा नहीं, मेरे को तो यहाँ काम है। मैंने कहा जी फिर दर्शन? कह रहे यार वो तो पता नहीं, तू देख। ये बात मैंने पापा को बताई। मेरे पापा कहते तेरा मामा आधा पागल है और तू पूरा पागल है जो उसकी बात पे तू भरोसा कर लेता है। तू जो है ना, तेरे को पहले से दर्शन बुक कराने पड़ते थे, बोले अब ना तुम्हारे दर्शन कोई नहीं हो सकते वहां पे, तेरा सारा आना जाना वेस्ट हो गया। मैंने कहा यार इतनी दूर जाएंगे, पूरा नॉर्थ इंडिया से पूरा साउथ इंडिया के बिल्कुल जाएंगे आएंगे, मैं कहा यार दर्शन ही नहीं हो। तो फिर हमने पता किया कि कैसे दर्शन होंगे, तो हमें पता चला कि अगर आप किसी मंत्री का अप्रूवल लेके रेफरेंस लेके चले जाओ तो दर्शन हो जाते हैं। तो मैंने अपने दोस्त को फोन मारा, वो मेरे को लेके गया सीएम हाउस। केजरीवाल जी की सरकार थी उस टाइम पे, वो केजरीवाल जी का साइंड लेटर लेके उसने मेरे को लाके दे दिया कि ले भाई तू सीएम हाउस की तरफ से जा रहा है, तू मजे कर। मैं बड़ा खुश, सारी अपने फैमिली ग्रुप्स में दे भेजा कि तुम्हारा भाई सीएम के रेफरल से जा रहा है बेटे। तो तिरुपति बालाजी पहुंच गए, वहां लेटर लेके ऊपर चले गए, वहां बस से वहां पे उतरे। मैंने पूछा, मैं कहा है वही वीवीआईपी की लाइन का है? तो एक पुलिस वाला खड़ा था, कह रहा इधर आओ, क्या चाहिए? मैं कहा ये वीवीआईपी सीएम साहब ने भेजा है। कहाँ है वीवीआईपी की लाइन दर्शन की? कहते वो लाइन दिख रही है। मैंने कहा हाँ। कह रहे उसमें लग जाऊं। मैंने कहा वीआईपी की बात नहीं कर रहा भाई, वीवीआईपी लिखा है। कह रहे क्या है, किसके रेफरेंस से हो? मैंने कहा दिल्ली चीफ मिनिस्टर। कह रहा प्रधानमंत्री वाले भी उसी लाइन में खड़े हैं, सीएम के हो ना, प्रधानमंत्री वाले भी वहीं खड़े हैं, जाके लाइन में खड़े हो जाओ। भाई हम लाइन में खड़े हो गए, नंबर आया, उन्होंने एक फॉर्म दिया, कहते 6 बंदों के नाम, एज, मेल फीमेल सब भर दो। तो मैंने कहा बंदे तो हम 8 हैं भाई, 5 मामा की फैमिली के हो गए, मामा मामी उनके 3 बच्चे, मैं मेरी वाइफ और मेरा छोटा भाई पुलकित, 3 हम हो गए 8, और बच्चा जो मेरा था वो फ्री था, 3 साल से नीचे था तो वो फ्री था। मैं कहा जी हम तो 8 हैं। बोले 8 के लिए 2 लेटर चाहिए थे, 1 लेटर पे तो 6 ही जा सकते हैं। तो भाई एक मैंने अपने भाई को छोड़ा, एक मामा की फैमिली से एक बच्चे को छोड़ा, 6 के नाम लिखे। मैं कहा जी बताओ कहाँ जाना दर्शन करने? कह रहे घर जाओ आप, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा जब भी दर्शन होंगे और फिर कर लेना। तो मैं कहा जी आज आएगा कल आएगा? बोले मोस्ट प्रोबेबली कल ही आएगा, आज तो नहीं आएगा। ठीक है। अब उस टाइम मेरे ख्याल से 1 या 2 बज रहे थे, 12 बज रहे थे, 1 बज रहे थे, ध्यान नहीं है, टाइम दोपहर का टाइम था, दिन का टाइम था। तो मैंने मामा को बताई सारी बात। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे है। मैं कहा जी अब आज का दिन हम वेस्ट नहीं करेंगे, आज हम क्या करते हैं, सीधा नीचे चलते हैं और सीधा चलते हैं कालाहस्ती टेम्पल, आज वहां पूजा करा लेते हैं और कल अपना यहाँ दर्शन कर लेंगे। अरे ठीक है। अब वो मामा के हाथ में थी पोटली, अब वो थी भारी काफी, उसमें पैसे बहुत थे, सिक्के भी थे बहुत, काफी हैवी थी वो, 5-7 किलो की थी। अब वो मैं नहीं उठा रखी। अब मैं कहा ये पोटली को साथ ले लेके घूमू क्या? अब पहले होटल जाए। एक पुलिस वाला था, बोला व्हाट इज दिस? मैं कहा जी वो बालाजी। बोले हुंडी? बोला दिस इज हुंडी। बोला ऑल हुंडी, बालाजी हुंडी डाल दो इसमें। तो मैंने मामा को, मैंने कहा जी कहाँ कैरी करेंगे, बालाजी के मंदिर में तो हो आप, सारी बालाजी की हुंडी उस पर लिखा हुआ है। मैं कहा इसमें आप डाल दो, बात एक ही है। बोले चल ठीक है भाई। वो हुंडी हमने एज इट इज उसमें पोटली हमने हुंडी में डाल दी।
अब हम नीचे आ गए कालाहस्ती टेम्पल। अब क्या है, मैं कालाहस्ती टेम्पल अपने लिए गया हूं, अपनी मामा का तो कोई वो नहीं है ना। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे क्या होता है, एक स्टेज है, उसके नीचे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। स्टेज के ऊपर बैठ के अगर आपको पूजा करनी है तो 5 या 7 हजार रुपए की वो पूजा होती है। स्टेज के नीचे पहला लेवल, वो आई थिंक 5,000, 4, 3, मतलब फिर होता है 5,000, 2,500, 1,100, 500, 100, ऐसे होती है, वहां पे स्लॉट्स होते हैं। तो मैंने मामा ना स्टेज की ले लेता हूँ जी सबकी। कह रहे 100 रुपए वाली ले आ सबकी पर्ची। मैं कहा जी 100 रुपए वाली में ना तो समझ में आना, लैंग्वेज बैरियर है, ठीक है ना, ये हिंदी बोलते ना ये इंग्लिश ढंग से बोलते, ये अपनी साउथ इंडियन लैंग्वेज बोलेंगे, अपने पल्ले नहीं पड़नी, सारी पूजा गलत हो जाएगी। राहु केतु की वैसे पूजा है, वो वैसी उल्टा टांग देंगे, ठीक है। मैं कहा जी अपना स्टेज पे चल के कराएंगे। कह रहे ज्यादा पैसे फूकने की जरूरत नहीं है, 40-50 हजार रुपये लग जाएंगे 8 बंदों में, तू जाके 100 रुपए वाली ले 800 की। मैं कहा जी एक काम करता हूं, मैं आप 5 की 100 रुपए वाली ले आता हूं, अपनी वाइफ की और भाई की मैं हम स्टेज पे बैठ के करा लेते हैं। तो मामा ने ऐसे लुक दी, तो मैं समझ गया कि 100 वाली ही लाने। भाई मैं बड़े बेकार मन से मैंने कहा यार चल ठीक है, मैं 100 की अपना 800 रुपए देके 100 रुपए वाली पर्ची ले आया। हम अंदर गए, जैसी हमने एंट्री मारी, एक बंदा आया, कह रहा टिकट ली, फॉलो मी। भाई वो पीछे लेके उसने हम सबको स्टेज पे ले जाके बिठा दिया। और जैसे हम स्टेज पे बैठे, मैं तो खुशी के मारे मैंने कहा भाई ये तो मजा आ गया। और मेरे मामा वहां चिल्लाना चालू, तू साले बड़ा आदमी है, तेरी ज्यादा हवाबाजी हो रही है, तेरे को मैंने कही थी कि 100 वाली ले आ, तू उठा के 5,000 वाली ले आया, तेरे पे ज्यादा पैसे आ रहे हैं। मैंने कहा सुनो तो सही, बात तो सुन लो, सारी गालियां यहीं बकोगे बात। अरे बोल। मैंने कहा मैं 100 वाली लाया था, उसको मेरे को लग रहा गलती लग गई, उसने गलती से स्टेज पे बिठा दिया। बोले अब? मैं कहा अब क्या, तो अच्छी बात है ना, करो बैठ के पूजा। भाई परमात्मा के घर में जो भी हो रहा है वो तो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है ना, हम क्यों दिमाग लगाएं। भाई हम स्टेज पे बैठ गए। नेक्स्ट लेवल पूजा हुई, और स्टेज पे बैठ के मैंने रियलाइज किया अगर 100 रुपए की टिकट ली होती हम वो पूजा कर ही नहीं सकते थे। क्योंकि स्टेज पे क्या है, 8 लोग हम हो गए, 2 और थे, 5 इधर 5 इधर, 10 ही लोग बैठ सकते थे। पंडित जी अपने हाथ से खाली 10 लोगों पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, बाकी हर बैच में अलग अलग वहां पे 10-12 पंडित जी होते हैं। सामग्री है, इसको यहां डालो, इसको इसके ऊपर डालो, पूरा प्रोसीजर है उसका। ऐसा नहीं है कि हाथ जोड़ के बैठना है, वो पत्ते वत्ते हैं, पूरा प्रोसीजर होता है। अगर हम 100 में बैठे होते ना, हम वो पूजा कर ही नहीं पाते। अब भाई साहब क्या होता, पूजा करके निकले, अल्टीमेट लेवल की तृप्ति, बाहर आए, इडली डोसा खाया, होटल गए और अपना वहां घूमने निकल गए इधर उधर। अब मैंने मामा को बोल रखा था, मैंने कहा जी मेरा फोन है, ये अपना ऑन है, इसमें जरा सी भी बेल बजे, और मैंने अपनी SMS की टोन भी ना लंबी वाली लगा दी, गाना वाना बजे लंबा देर तक। तो मैं कहा जी बजे तो मेरे को ध्यान रखना, इस पे आएगा मैसेज। सुबह 4 बजे मेरे फोन पे मैसेज आया, 4:30-5 बजे हम उठे, हमने देखा और मैसेज में लिखा हुआ था ड्यू टू हैवी रश वी कैन नॉट accommodate VVIP दर्शन फॉर यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। मेरे को समझ ही नहीं आया कि मैंने कहा यार ये क्या हुआ। तो अब क्या है ना, अपने तो परमात्मा से बातचीत डायरेक्ट है। अब मेरे को सुबह 5 बजे भारी टेंशन हो गई कि मेरे से कोई गलती हुई है, बालाजी दर्शन नहीं दे रहे ना भाई, बहुत बड़ी कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, कोई गलती हुई है, ये दर्शन क्यों नहीं दे रहे। मैंने मामा को बोला, मामा कह रहे यार पता नहीं है भाई, तू ही लेके आया था CM PM का लेटर ये वो। मैं कहा जी आप एक काम करो, आप लोग सो जाओ चुपचाप, मुझे 1-1.5 घंटा मैं बाहर जा रहा हूँ ड्राइंग रूम में, वो उन्होंने विला टाइप ले रखा था। मैं कहा जी मेरे को ना एकांत में मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना, मैं अपना मेडिटेशन करूँगा 1 घंटा, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना, कुछ मर्जी हो जाए मेरे को टच मत करना, मेरे पास भी मत आना। मैं बाहर गया, ध्यान में बैठा, बालाजी आए। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा बट अपने साथ ये होता है। बालाजी आए, मैंने बालाजी से पूछा, मैंने कहा जी क्या गलती हुई, आप
क्यों दर्शन नहीं दे रहे, क्या हो गया? कह रहे कोई गलती नहीं हुई, क्या हुआ? मैं कहा जी दर्शन क्यों नहीं दे रहे? बोले दर्शन करने आया कौन है? मैंने क्या मतलब? कह रहे तेरा मामा किस लिए आया? हुंडी में अपने बाप की पोटली डालने। कह रहे वहां हुंडी में 2 घंटे की लाइन में लगता, पैर में रॉड डली हुई है, पैर टूटा हुआ, लंगड़ा के चलता है, खड़ा हो नहीं पाता ज्यादा देर है, कभी तुम्हें लाइन में खड़ा करता, कभी कुछ। मामा है नहीं अभी, ऊपर से सुन रहे होंगे। तो कह रहे 2 घंटे वहां लाइन में लगता, उसको मैंने वीवीआईपी हुंडी डलवाई नहीं डलवाई, वो पैसा मेरे पास ही आया ना। मैंने कहा हाँ जी। बोले और तेरी क्या कंडीशन थी? पूजा करानी है। एक शर्त पे जाऊंगा बालाजी के, काला हस्ती में पूजा करानी है बच्चे की। बोले 100 रुपए की टिकट पे तेरे को 7,000 के मुझे दिलवाए नहीं दिलवाए? स्टेज पे बैठ के तेरी पूजा हुई नहीं हुई? मैंने कहा हाँ जी। बोले तुम दोनों में से कौन ये बोल के आया कि बालाजी दर्शन दे देना, या बालाजी यात्रा मतलब आपसे मिलने आ रहे हैं आपके तुमने ना, तेरा दिमाग में 1% भी ना, तेरे मामा के दिमाग में 1% भी। भाई तुम मेरे पास जिस चीज के लिए आए थे, तुम्हारे दोनों काम बढ़िया करवाए नहीं करवाए? और एकदम से मेरी आंख खुल गई और आंखों से ना आंसू बह रहे, वो पता नहीं चलता नेचुरली आंसू बह रहे। मैंने कहा भाई ये तो भारी मिस्टेक हो गई, अब क्या करूं? चलो अब क्या होता है, माँ माँ होती है, मौसी मौसी होती है, मौसा मौसा होता है, सिंपल सा सिस्टम है। ठीक है, सबसे ज्यादा तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करेगी, मौसी तुम्हारी माँ से ज्यादा प्यार नहीं कर सकती। सबसे ज्यादा कुटाई भी माँ ही करेगी, मौसी तुम्हारी माँ से ज्यादा कुटाई नहीं कर सकती। ठीक है, तो क्या होता है जब भी आप कहीं फंसते हो, है ना, भाई मामा दर्शन नहीं दे रहा, ताऊ दर्शन नहीं दे रहा, चाचा दर्शन नहीं दे रहा, ये गॉड्स भी तो आपस में रिश्तेदारी है ना एक दूसरे के, तो आपकी माँ जैक लगाएगी। ठीक है, माँ कौन है? कुल देवी। जो भी आपकी कुल देवी हैं, जो भी आपके कुल देवता हैं, वहां सब सॉल्यूशंस हैं। फिर मैं बैठा ध्यान में, हमारी देवसर वाली देवी है भिवानी कुल देवी, मैंने माँ का ध्यान, मैंने कहा माँ गलती तो हो गई, अब तू बता क्या करूं? तो माँ क्या कहती है, बेटा आदमी दर्शन नहीं दे रहा ना, कोई बात, औरत के कर ले। तो बालाजी की जो वाइफ है ना तिरुपति में, वहां उनका भी टेम्पल है, माता पद्मावती। ठीक है, और पद्मावती टेम्पल में एग्जैक्ट 100% जो तिरुपति बालाजी में मूर्ति है ना उसकी रेप्लिका है। ठीक है, तो फिर वहां दर्शन नहीं मिले तो फिर हम गए पद्मावती टेम्पल। फिर हमने माता के आगे, अब जैसे मान लो जब बच्चा कोई गलती कर दे और पिताजी अगर लठ लेके उसके पीछे भागे, वो कहां जाके छुपता है? माँ के पीछे। पिताजी की हिम्मत है माँ को कुछ कहने की? क्योंकि पिताजी खुद डरते हैं माँ से। तो हम गए पद्मावती टेम्पल, हमने माता के आगे, मैंने कहा माता देख गलती हो गई, अब तू बचा ले बस। फिर वहां जाके हमने तिरुपति बालाजी के दर्शन किए, बढ़िया वीवीआईपी, क्योंकि वहां तो कोई लाइन है ही नहीं ना, बस वहां दर्शन किए और फिर हम आ गए। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है ना, आप जो सोच रहे हो, जो कर रहे हो, आपके पीछे इंटेंशन क्या है काम को करने की, बहुत चीजें मैटर करती हैं, बहुत चीजें। वास्तु कराने के पीछे आपकी क्या इंटेंशन है, क्यों कराना चाहते हो आप, आपके कर्म क्या हैं। ठीक है, गलत काम कर रहे हो, वास्तु करा लो, काम ही नहीं करेगी, वास्तु के चेंजेस ही नहीं कर पाओगे, कर्मा ही गलत होगा तो सारी चीजें गलत हो जाएंगी, सीधी बात। तो ये सारी चीजें हैं बस। चलिए सर, आज का नॉलेज सेशन आपके साथ बहुत ही अच्छा थैंक यू।